हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। ये इस चैप्टर की हमारी थर्ड वीडियो यानी कि थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले का 2 पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इन वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या पढ़ाया था। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा 600 लगभग 600 ईस्वी से और 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल है, इसके क्या क्या जानकारी के स्रोत हैं कि हमें इस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी कहाँ से मिली और ये टाइम पीरियड कब का है। हड़प्पा सभ्यता से 1500 साल बाद जो नए राज्यों और नगरों का उद्भव हुआ था उसी टाइम की हम ये बात करेंगे। और यहाँ पर हम राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। 16 महाजनपद जिनके नाम एक दूसरे के समान लगते हैं उनके बारे में हमने जाना था। और मगध महाजनपद था वो शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, इसके हमने सारे कारणों के बारे में चर्चा की थी। और अभिलेख क्या होते हैं और अभिलेख हम कौन कौन सी भाषा में लिखे गए थे और किस किस के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे, हमने वो सब उसमें पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि अभिलेख किन किन चीज़ों पर लिखे जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पत्थरों पर, मिट्टी के बर्तन पर या फिर किसी धातु पर अभिलेखों को लिखा जाता है। तो इसी तरह से अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको हमारी इस वीडियो का थर्ड पार्ट समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों व कृत्रिम सिंचाई के प्रयोग से कृषि उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई। अब तक हमने सिर्फ राजाओं के बारे में पढ़ा था, हमने राज्य के बारे में पढ़ा था, हमने आम जनता के बारे में अब तक नहीं पढ़ा था। तो हम जान लेते थे कि आम जनता के क्या क्या कार्य था। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो कार्य होता था ना वो कृषि का कार्य होता था। अब कृषि की उपज बढ़ेगी तभी तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सुधारने में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जी हाँ, उत्पादन होगा तो वो सामान बिकेगा, उसके बाद पैसे आएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, उपज ज़रूरी है। तो कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया था। जी हाँ, लोहे के फाल वाले। इससे पहले लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि लकड़ी के फाल वाले हलों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ा है कि उस वक्त लोहे का प्रचलन नहीं था, तो किस चीज़ का प्रचलन था, लकड़ी। उस वक्त लकड़ी हुआ करती थी तो लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। परंतु यह जो टाइम पीरियड था 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का काल, इसमें लोहे का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे कि हमने मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका था, लोहे की खदानों का। मगध में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खदानें थी, लोहे की खदानें थी। अब लोहा होगा तो इसीलिए तो लोहे के फाल वाले हल बनेंगे, तो इसीलिए इस टाइम पीरियड में लोहे का उत्पादन बहुत ज़्यादा था। और कृषि की सिंचाई के लिए, जी हाँ, कृषि की उपज बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उसकी जुताई करनी ज़रूरी है। अब जुताई के बाद जब हम बो देंगे उसमें बीज, तो उसके बाद क्या ज़रूरी है, उसे पानी देना ज़रूरी है। अब पानी के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, तो उसी के लिए कृत्रिम सिंचाई का प्रयोग किया गया। अब कृत्रिम सिंचाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा पानी देना। नदियों के द्वारा पानी दिया जाता था, कुएँ खुदवाए गए थे बहुत सारे, से खेतों को बहुत अच्छी तरह से सिंचाई मिल सके, सिंचाई की जा सके खेतों की, ताकि उपज अच्छी हो। तो अब उपज बढ़ने से क्या हुआ, उपज बढ़ने से राजाओं की आय में वृद्धि हुई। जी हाँ, जब हमारे पास पैसे होंगे, जब हम कमाई करेंगे तो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें भी टैक्स देना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की इनकम 6 लाख से ज़्यादा हो तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। उसी तरह से इस टाइम पीरियड में किसानों को और व्यापारियों को कर देना पड़ता था। सिर्फ इन 2 व्यक्तियों को, जो कि किसान होते थे और व्यापारी होते थे, इन लोगों को कर देना पड़ता था राजाओं को। तो किसानों की जब कृषि बढ़ेगी तो क्या उन्हें कर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, राजाओं की आय बढ़ेगी। तो कृषि की उपज बढ़ने से राजाओं की आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम आगे पढ़ते हैं। द्वितीय शताब्दी यानी कि दूसरी शताब्दी के नगरों से छोटे धनात्मक अभिलेखों की जानकारी मिली है। अभी तक हमने अभिलेख कौन से पढ़े, अशोक के अभिलेख पढ़ा हमने, और चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का अभिलेख पढ़ा था, जिसे किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। हमने इन्हीं अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। अब हमारा एक नए अभिलेख आए हैं, जी हाँ, दानात्मक अभिलेख। तब ये दानात्मक क्या होता है, दानात्मक अभिलेख वो होते हैं जिन्हें आम व्यापारी लिखवाते हैं, आम लोग लिखवाते हैं। जैसे कि
धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, लोहाकार या धार्मिक गुरु और व्यापारी। दानात्मक अभिलेखों को यह लोग लिखवाते हैं, ना कि राजा। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि दानात्मक अभिलेख कोई राजा या राजा के कोई मंत्री या कोई सेनापति नहीं लिखवाते, बल्कि उन्हें राज्यों के, नगरों के आम लोग लिखवाते हैं, जैसे कि धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, लोहाकार, धार्मिक गुरु, व्यापारी। इन अभिलेखों को सिर्फ यही लोग लिखवाते हैं। और यह लोग क्यों लिखवाते हैं अभिलेख? क्योंकि इन अभिलेखों में दान का उल्लेख होता है कि इन्होंने कब, किसको, किस वजह से दान दिया। जी हाँ, इन अभिलेखों में, दानात्मक अभिलेखों में दान का उल्लेख होता है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं, इन्हें कौन लिखवाते हैं और क्यों लिखवाते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अग्रहार, क्या ये क्या है अग्रहार? एक फिर से नया वर्ड। तो वह भूमि का टुकड़ा जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। जी हाँ, कौन सा भूमि का टुकड़ा? जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी ना, उसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अब उस भूमि पे ब्राह्मण कुछ भी कर सकते थे, चाहे वे कृषि कर सकते थे, अपना कोई व्यापार कर सकते थे। अब जब हमने दान में दे दी तो वो भूमि उसी की हो गई। मतलब ब्राह्मणों को अगर राजा ने या किसी और व्यक्ति ने दान में भूमि दी तो ब्राह्मणों की ही हो गई। अब वो उस भूमि पर जो चाहे वो कर सकते हैं, उसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इसी तरह बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अग्रहार ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूमि का टुकड़ा था। तब हम आगे देख लेते हैं। ग्रामीण प्रजा का अधिकार। ग्रामीण प्रजा जो थी ना, अधिकतर किसान थी। जी हाँ, जो ग्रामीण गांव की प्रजा थी ना, वो ज़्यादातर किसान थी। ज़्यादा लोग किसान ही थे। कुछ ही लोग थे ऐसे जो कुछ अन्य कार्य करते थे। वो कार्य क्या थे? जैसे कि धोबी कपड़े धोने का, बुनकर की जगह जो बुनाई करते हैं, और बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम थे जो इस तरह के काम करते थे। ज़्यादा लोग किसान ही थे। तो राजा किसानों से बड़े बड़े करों की मांग करते थे। अब किसान और व्यापारी हमने पढ़ा है अभी भी कि राजा किसान और व्यापारियों से ही दान कर लिया करते थे। तो अब किसानों से ज़्यादा कर की मांग करते थे, जिसके कारण किसानों ने अपनी उपज को बढ़ाने के बारे में सोचा, क्योंकि जब उपज बढ़ेगी तभी तो वो राजा को कर दे पाएंगे। जब उनकी उपज ही नहीं बढ़ेगी, उनके पास खुद पैसा नहीं होगा, तो वो राजा को कैसे कर देंगे। तो इसके लिए उपज बढ़ना एक सबसे ज़रूरी माध्यम था। उपज बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग और कृत्रिम सिंचाई का प्रयोग। तो हम आगे देख लेते हैं। कर भी बड़ी कठोरता से वसूल किए जाते थे। जी हाँ, बड़ी कठोरता के साथ। कुछ जैसे कि राजा जिन्हें भी हायर करता, जिन्हें भी ये कार्य सौंपता था कि तुम्हें किसानों से जाकर कर वसूल करना है, तो वो खुद नहीं आते थे, बल्कि अपने लठियारों को। लठियार कौन होते हैं? कुछ आदमी होते हैं जिनके पास लठ होते हैं, वो उन्हें भेजता था, जिससे वो मारपीट करके किसानों से कर वसूल सकें। क्योंकि जब किसानों के पास खुद नहीं होगा खाने के लिए, तो वो कर कैसे देंगे? तो जबरदस्ती कर को वसूला जाता था। बड़ी कठोरता के साथ कर वसूला जाता था। इसी कारण राजा तथा ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे। जब कोई हमसे ज़बरदस्ती कर लेगा तो हमारे संबंध उसके साथ क्या खुशी होंगे? बिल्कुल नहीं। उसके साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण होंगे। हम सोचेंगे कि काश ये राजा ना होता तो शायद हमें कर देना ही ना पड़ता। तो इसी तरह के आम जनता, ग्रामीण जनता के राजा के साथ संबंध हुआ करते थे। कई किसान तंग आकर जंगल में भाग जाते थे। जी हाँ, अब उनकी उपज ज़्यादा नहीं हो रही है, उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती लठियारों के डर से कर देना पड़ रहा है। तो कुछ लोग इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर जंगल में भाग जाया करते थे और जंगल में अपना जीवन यापन किया करते थे, सभी से चोरी छिपे। किसी को नहीं पता कि वह किसान कहाँ गया, और जंगल में जाकर रहने लगते थे अपने परिवार के साथ। अब सोचिए कि उनको कितनी कठिनाई होती होगी जंगल में रहना, और कितना डर होता होगा, क्योंकि जंगली जानवर कितने होते हैं जंगल में। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। मनुस्मृति। यहाँ फिर एक नया वर्ड, मनुस्मृति। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है आरंभिक भारत का। भारत की स्टार्टिंग हुई थी तब एक ग्रंथ लिखा गया था, मनुस्मृति। और ये सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर ग्रंथ है मनुस्मृति। यह संस्कृत भाषा में है। जी हाँ, यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। और कब लिखा गया था? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में।
तो मनुस्मृति ग्रंथ 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया था, जो कि संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मनुस्मृति सिर्फ यही चैप्टर नहीं बल्कि इसके आगे वाले चैप्टर में भी हम मनुस्मृति के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। हड़प्पा शहरों को छोड़कर कुछ किलेबंद नगरों से विभिन्न प्रकार के पुरावेश प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, राजा, किसान और नगर। पर क्या पढ़ा हमने, हड़प्पा सभ्यता। तो हिस्ट्री में या फिर कोई से भी बुक को सारे चैप्टर एक दूसरे से संबंध होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होता है। ये सब एक कहानी की तरह होता है, बस इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे सीक्वेंस वाइज ही पढ़ना होगा। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, आपको इसी तरह पढ़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से कंपेरिजन है, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यह टाइम पीरियड कब आया, हड़प्पा सभ्यता से 1500 साल बाद। अब जब हमें हड़प्पा सभ्यता ही नहीं पता होगी तो हम उसके बाद का कैसे पता करेंगे। जी हाँ, तो इसीलिए आपको फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में दे दिया है। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि हड़प्पा शहरों को छोड़कर, जी हाँ, हड़प्पा के जो भी शहर थे जैसे चनहुदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, बनावली, आखीगढ़ी, ये सब जो हड़प्पा के शहर थे ना, इन सबको छोड़कर जैसे कि हड़प्पा सभ्यता कोई अकेली सभ्यता नहीं थी, इसके साथ और भी बहुत सारी सभ्यताएं थी, बहुत सारे प्रांत थे, बहुत सारे राज्य थे इसी तरह से। तो कई किलेबंद नगर, जी हाँ, तो हड़प्पा शहर के अलावा कुछ किलेबंद नगर भी थे जिनमें विभिन्न पुरावेश। अब पुरावेश क्या होते हैं कि उच्च कोटि के मिट्टी के बर्तन, जी हाँ, पुरावेश होते हैं उच्च कोटि के, यानी कि ऊंची कोटि के, जो कि जिन्हें हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा था, विलासिता की वस्तुएं, यानी कि बहुत महंगी चीज़ है। तो इसी तरह से विलासिता के मिट्टी के बर्तन, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे मिट्टी के बर्तन व थालियाँ, जी हाँ, थालियाँ जिनमें हम खाना खाते हैं आज, वो थालियाँ शामिल हैं। तो पुरावेश में क्या शामिल है, उच्च कोटि के मिट्टी के बर्तन और थालियाँ शामिल हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। चमकदार कलई, जैसे कि अब तांबे के बर्तन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो उनको फिर से हमें नया करवाने के लिए, यानी कि चमकदार बनवाने के लिए उन पर कलई करवानी पड़ती है। तो इसी तरह से जो मिट्टी के बर्तन थे और थालियाँ थी उन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई थी। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। तो इन पुरावेश मिले हैं, इनको क्या कहा जाता था, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ सकता है आपके एग्जाम में कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किन्हें कहा जाता था। तो जो कुछ किलेबंद नगर थे जिनमें कुछ पुरावेश प्राप्त हुए हैं, जैसे कि उच्च कोटि के मिट्टी के बर्तन और फिर थालियाँ जिन पर चमकदार कलई की हुई थी, उन्हें ही उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम आगे देख लेते हैं। उत्पादकों व व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अब श्रेणी, फिर एक नया वर्ड। तो ये जो नए वर्ड आ रहे हैं ना, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उत्पादक कौन होता है, जो वस्तुओं को बनाता है, और व्यापारी कौन होता है, जो उन वस्तुओं को बेचता है। तो इन दोनों के संघ को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। ये श्रेणियाँ कच्चा माल खरीदती थी तथा सामान बनाकर बेचती थी। जी हाँ, उत्पादक कौन होता है, जो सामान बनाता है, तो कच्चा माल खरीदना तो उसका सामान बनाना, और व्यापारी कौन होते हैं, जो सामान को बेचते हैं। तो कच्चा माल खरीदकर उन्हें बनाना किसका काम था, उत्पादकों का, और उन्हें बेचना किसका काम था, व्यापारियों का। तो इसी तरह से उत्पादकों व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। हम आगे देख लेते हैं। शासकों के नाम तथा प्रतिमा वाले सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिक्कों पर मूर्तियाँ छपी होती हैं। हम आज भी देखते हैं कि सिक्कों पर कुछ मूर्तियाँ छपी होती हैं, किसी के बारे में कुछ लिखा होता है, या फिर कुछ चित्र बने होते हैं जानवरों के या फिर किसी अन्य चीज़ के चित्र बने होते हैं। तो वो सब कब से स्टार्ट हुआ, वो सब स्टार्ट हुआ कि शासकों तथा प्रतिमा के सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। जी हाँ, सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे, हिंदू यूनानी शासकों ने। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये यूनानी होंगे, तो हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले प्रतिमा या फिर
जो शासकों जो कि राजा होते थे वो अपने फोटो छपवाते थे, अपनी मूर्तियां उस पर छपवाते थे, वो सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने ही जारी किए थे। और सोने के ये दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में, जी हाँ, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में जारी हुए थे। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शासन करते थे। अब हिंदू यूनानी कहाँ पर शासन करते थे? उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदू यूनानी शासन करते थे। अब हम आगे देख लेते हैं सोने के सबसे पहले सिक्के। अब हमने प्रीवियस वीडियो में सोने के सिक्कों के बारे में भी पढ़ा था कि सोने के सिक्कों पर भी बहुत सारी मूर्तियां और प्रतिमाएं छपी हुई थी। तब वो किसने जारी किए थे सोने के सिक्के? सबसे पहले प्रथम सदी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जारी किए थे। अब कुषाण शासकों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुषाण शासकों ने कौन से उपाधि धारण की थी। कुषाण शासकों ने सबसे पहले देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। हम प्रीवियस वीडियो में कुषाणों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब कुषाण शासकों ने ही सोने के सिक्के सबसे पहली बार जारी किए थे। तो आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सोने के सिक्के प्रथम बार किस शासक ने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। इन सिक्कों का आकार और भार रोमन सम्राटों तथा पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान था। जी हाँ, अब जो कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, उनका भार यानी कि वजन, उनका आकार जो था बिल्कुल किसके समान था? रोमन सम्राटों के। जो रोमन के राजा थे, रोमन सम्राट थे, और पार्थियन शासक, पार्थियन भी एक राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे ना, बिल्कुल उसी के समान, उसी के भार के समान, उसी के आकार के समान रोमन कुषाण शासकों ने सिक्के जारी किए थे। तो अब एग्जाम में अगर पूछा है कि कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, उनका आकार और भार कैसा था? तो उन सिक्कों का आकार और भार बिल्कुल रोमन सम्राट और पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान था। आप इस तरह से अपना आंसर दे सकते हैं, पर इस तरह बिल्कुल आपको डिटेल में देना पड़ेगा आंसर, क्योंकि यह आंसर 1-2 मार्क्स में भी पूछा गया तो भी हम इतना सा आंसर लिख के नहीं आ सकते। तो इसके लिए आपको बुक से रीडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी चीज़ को डिटेल में लिख सकते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। अशोक ने देवानपिय। अब देवानपिय का मतलब क्या होता है? देवता का प्रिय। तो इस वर्ड का बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देवानपिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय तथा प्रियदर्शी। हम प्रीवियस वीडियो में भी प्रियदर्शी वर्ड का मीनिंग समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखने में सुंदर या फिर सुंदर मुख वाला राजा, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। तो उपाधियाँ धारण की थी। जी हाँ, अब मैंने बताया था कि जो सम्राट होते थे, राजा होते थे, वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, लोगों के सामने अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करते थे? अलग अलग उपाधियां धारण करते थे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, और अशोक ने कौन सी की थी? देवानपिय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, जिसके कारण लोग अशोक को प्रियदर्शी भी कहा करते थे कि सुंदर मुख वाला या बहुत देखने में सुंदर राजा। तो हम आगे देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापार का माध्यम सोने के सिक्के थे। जी हाँ, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुआ है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सोने के सिक्के व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम थे। सोने के सिक्कों द्वारा ही व्यापार होता था। और सोने के सिक्कों को जो भी सोने के सिक्कों के बारे में पढ़ाई है, उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र मतलब होता है कि सिक्कों का अध्ययन करना। अब सिक्कों के द्वारा हमें कैसे जानकारी प्राप्त हुई है? जब इतिहासकारों ने सिक्कों का अध्ययन किया है, सिक्कों के बारे में पढ़ा है, तभी तो उन्हें ये सब जानकारी प्राप्त हुई है। उन्हीं के द्वारा हम यह सब पढ़ रहे हैं। तो उन्हें ये जानकारी जब प्राप्त हुई है, उन्होंने जो इसका अध्ययन किया, उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। जैसे कि मुद्रा क्या होता है? मुद्रा हमारी पैसे होता है, शास्त्र मतलब कि पढ़ना। मुद्रा शास्त्र यानी कि सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। यह भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुद्रा शास्त्र क्या होता है? तो मुद्रा शास्त्र होता है सिक्कों का अध्ययन करना। अब हम आगे देख लेते हैं। महिलाओं पर संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं होता था। जी हाँ, ये जो टाइम पीरियड है ना, 1600 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी तक का, इसमें महिलाओं पर संपत्ति का अधिकार नहीं होता था, बल्कि सारा अधिकार गृहपति किसे कहते हैं? घर का मुखिया,
उसके पास सारा अधिकार होता था। तो घर का मुखिया कौन होता है? घर का कोई भी आदमी, जी हाँ, कोई भी पुरुष घर का मुखिया होता है। तो इसी तरह से सारा संपत्ति का अधिकार किसके पास होता था? उसी पुरुष के पास होता था, और महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था। अब परंतु प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी थी। अब प्रभावती गुप्त एक रानी थी। अब रानी के पास तो अधिकार होगा ही, क्योंकि जो महिलाएं वो आम जनता में से, पर रानी कोई आम नहीं है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्त्री है। तो इसीलिए एक रानी के पास में सारे अधिकार प्राप्त होते थे कि वो जो चाहे कुछ भी कर सकती है। तो इसी तरह रानी के पास संपत्ति रखने का भी अधिकार होता था। तो रानी जब प्रभावती गुप्त यह भूमि की स्वामी थी, उन्होंने भूमि दान भी किया। जी हाँ, जो प्रभावती गुप्त थी, इन्होंने भूमि अनुदान भी किए थे। अब भूमि अनुदान क्यों किए थे? क्योंकि ये रानी थी। अब जैसे राजा थे, राजा भी तो भूमि अनुदान किया करते थे, जैसे कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की, तो उस भूमि को क्या कहा? अग्रहार कहा गया, ये अग्रहार कहा गया। इसी तरह से प्रभावती गुप्त भी तो रानी थी, तो उन्होंने भी भूमि अनुदान दिया। तो इसी तरह से जो राजा रानी होते थे भूमि अनुदान भी दिया करते थे। हम आगे देख लेते हैं अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। अब तक हमने यही पढ़ा कि इसके अभिलेख, उसके अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख कैसे होते हैं, अभिलेख लिखवाते क्यों हैं, हमने यह सब अब तक अभिलेख के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि इस टाइम पीरियड की जानकारी के जो सबसे बड़े स्रोत हैं वो अभिलेख हैं, परंतु अभिलेखों की भी कुछ सीमाएं होती थी। सीमाओं से मतलब कि अभिलेखों में भी कुछ कमियां होती थी, जिसके द्वारा हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। एक कमी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताई है, तो वो आपको कमेंट करके बतानी है कि वो कमी क्या है। अब हम देख लेते हैं दूसरी कमी के बारे में। हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए शब्दों को ना पढ़ पाना। जी हाँ, जैसे कि किसी अभिलेख में हल्के ढंग से लिखा गया है, तो हल्के ढंग से लिखा गया है तो कोई सालों तक वो ऐसा तो रहेगा नहीं, पत्थर टूट जाएगा, फूट जाएगा, या फिर उस जो लिखाई है उसकी वो मिट जाएगी, जिसके कारण उसके शब्दों को सही से नहीं पढ़ा जा सका, जिसके कारण हमें सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अब आगे देख लेते हैं समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना या नष्ट हो जाना। जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको कि समय के साथ अब इतने पुराने अभिलेख, कितने ईसा मसीहा से भी 600 साल पहले और 600 साल बाद की बात है, और अब तो हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं। तो इसका मतलब कि इतने साल पहले का कैसे एकदम सुरक्षित रह सकता है। तो इसीलिए कुछ अभिलेख टूट फूट गए हैं, कुछ पे जो लिखा हुआ था वो मिट गया है, या फिर वास्तविक अर्थ ना निकल पाना। अब ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम पे जो माइंडसेट बनाकर अभिलेखों पर लिखा गया हो, जो सोचकर अभिलेखों पर लिखा गया हो, हम बिल्कुल सही अर्थ में उसे पढ़ सकें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम सिर्फ किसी चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हम बिल्कुल करेक्ट नहीं बता सकते कि कैसा हुआ था। अब कुछ अभिलेख पढ़े जा चुके हैं। कौन से अभिलेख पढ़े जा चुके हैं? जैसे कि अशोक के अभिलेख, क्योंकि वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में थे, जिसे किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जिसने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो इसका मतलब उसके तो अर्थ निकाले जा चुके हैं, परंतु जैसे संस्कृत में अभिलेख हैं और समुद्रगुप्त का अभिलेख था प्रयाग प्रशस्ति, उसका सही अर्थ नहीं निकल पाया। तो इसी तरह से अभिलेखों के एकदम सही अर्थ नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से अभिलेखों में यही कमी है। और लिखने वाले की प्राथमिकता। अब उस वक्त जरूरी तो नहीं कि सभी व्यक्तियों को लिखना आता हो, तो लिखने वाले की भी कमी होगी, जिसके कारण कुछ अभिलेख तो चाह कर भी नहीं लिखे गए होंगे। तो इसीलिए लिखने वालों की प्राथमिकता। और जैसे कि ये सब हम जान गए कि अभिलेखों की क्या क्या सीमाएं हैं, तो क्या क्या कमियां हैं। तो इन्हीं सब से अब हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों वीडियो आपने इस चैप्टर की देखी है, तो इसका मतलब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इससे पहले का फर्स्ट चैप्टर यानी कि हड़प्पा सभ्यता के भी हम वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हिस्ट्री के साथ साथ हम पॉलिटिकल की भी वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपने पॉलिटिकल की भी वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से वीडियोस को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और साथ ही साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप रिविज़न बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।